Good afternoon, everyone. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, thank you. So, my topic is understanding the human gait from normal to pathological. So, today आज हम जो बात करेंगे वो सारी gait cycle के बारे में करेंगे. And moreover, I will try to put the clinical points more in this PPT. ठीक है, तो ये PPT काफ़ी लंबी है. It is of 168 slides, and we don't have much time to cover that 168 slides. तो ये मेरी पीपीटी पुरानी है. आई विल शेयर दिस पीपीटी. इस पीपीटी के अंदर सारा का सारा ह्यूमन गेट, नॉर्मल भी, पैथोलॉजिकल भी, प्लस गेट एनालिसिस प्लस स्पेशल टेस्ट सब आपको मिल जाएगा. सो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल डेफिनेटली गिव यू दिस पीपीटी, बट मोर ओवर आई विल ट्राई टू पुट दिस सेशन इन अ interactive way and as well as in the practical way. Okay, so just give me 1 second. My screen is visible to everyone. यस सर. ठीक है. देखो, आपको ना पूरे सेशन के अंदर थोड़ा एक्टिवेटेड रहना है एंड यू हैव टू गिव आंसर्स वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड. यू हैव टू स्पीक जब भी आपको लग रहा है कोई डाउट है या कुछ भी है. क्योंकि अगर नहीं बोलोगे, सिर्फ मुझे बोलना है, देन आई मस्ट बी रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड देन आई विल जस्ट सेंड इट टू यू. ठीक है. पहले आप लोग मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय गेट. क्या क्या आपको समझ आ रहा है? अगर हम गेट वर्ड बोल रहे हैं तो गेट से क्या माइंड में आपके चीजें आती हैं, बताइए. सर पैटर्न ऑफ वॉकिंग. ओके, पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज गेट. गुड. और बताइए. नहीं बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है आपका पैसे भर के ही अटेंड करने का. सो पहले मुझे बताइए कि आपको गेट के बारे में क्या पता है. कुछ तो बताओ. पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज गेट. अब वॉकिंग से रिलेटेड दिमाग लगाओ. क्या क्या होता है इसमें? The way of walking, वे ऑफ वॉकिंग. और Forward propulsion of COG. वेरी गुड. योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट मूव्स फॉरवर्ड सो दैट योर बॉडी ऑल्सो प्रोपेल्ड फॉरवर्ड. ओके, और बताइए. Coordinated movements of lower limb. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. और क्या क्या चीजें चाहिए, बताइए. Balance, proprioception. बाकी बच्चे भी दिमाग खोलो. बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन एंड व्हाट एल्स? बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन, कोऑर्डिनेशन. कहना इसे कि हमें ब्रेन चाहिए. अगर मेरा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है तो मेरा वॉकिंग पैटर्न बिगड़ जाएगा. ठीक है. सो सबसे पहले मुझे हायर मेंटल एरियाज की प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए. ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए. और दिमाग लगाओ. व्हाट डू यू मीन बाय गेट? जो भी आपके माइंड में आ रहा है. आपने कभी किसी को देखा है चलते हुए, किसी का गेट बिगड़ा हुआ देखा है ना? दिमाग लगाइए और बताइए मुझे. Retropulsive propulsive movement of body. ओके, व्हाट एल्स? the rotatory movements involve होंगे. रोटेटरी मूवमेंट्स भी होंगी. जॉइंट में हर जॉइंट मूव करेगा. ठीक है. और बताइए. मसल की स्ट्रेंथ मैटर करेगी कि नहीं करेगी? Yes, sir. क्यों? क्योंकि अगर मसल में स्ट्रेंथ होगी देन ओनली इट इज पॉसिबल टू मूव, है ना? देन ओनली इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ फोर्स विच प्रोवाइड्स यू अ फॉरवर्ड प्रोपल्जन. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग आंसर्स तो नहीं मिले, बट ठीक है, जितना आप लोगों को पता है. लेट अस स्टार्ट. Introduction. So one of the major purpose of rehabilitation is to help patient achieve the highest level of function. जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट जाता है, तो हमारा मेजर टास्क ये होता है कि हम उसके फंक्शन को बेटर कर सकें. कि अगर वो पेशेंट आया कि सर मेरा हाथ बस यहीं तक उठ रहा है,
तो हम ट्राई करेंगे कि उसका हाथ और ऊपर तक उठने लगे। पेशेंट आया कि सर मेरी रिस्ट इतनी फ्लेक्स हो रही है और नहीं हो रही, पेन आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि उसकी रिस्ट और ज़्यादा फ्लेक्स होने लग जाए। सो अवर असेसमेंट इज अवर ट्रीटमेंट। मेरे पास पेशेंट जिस भी कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा, आई हैव टू वर्क ऑन दैट इन दैट मैनर कि उसका फंक्शन इम्प्रूव हो। अगर हम न्यूरो की बात करें स्पेसिफिकली, सो न्यूरो के अंदर रिकवरी कई बार हमें कंप्लीट नहीं मिलती कि पेशेंट जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं हो पाता है मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू इज कि हम उसके जो फंक्शन वो कर सकता है उसको बेटर कर दें। अगर एक स्ट्रोक वाला पेशेंट ऐसा है, वो ऐसा ही रहता है, अब अगर उसको कोई चीज उठानी है तो वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अब मैं बोलूं कि वो प्रॉपरली ऐसे जाकर उठा लेगा, वो नहीं कर पाएगा। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं अपने पेशेंट को ये गाइड कर सकता हूँ कि चल भाई तू सीधा नहीं उठा सकता, कुछ तो हम नया सीखते हैं कि तू कुछ ऐसे करके उठा ले, ट्रंक को यूज करके उठा ले, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस 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 एंड पुटिंग योर स्पाइन इन स्कोलियोटिक पोस्चर, इट इज बेटर कि आप एक नई कॉम्पनसेटरी टेक्निक को सीख लें जो कि करेक्ट हो। ठीक है, सो ये हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का, ये रिहैबिलिटेशन का मेजर पर्पस है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ऑप्टिमाइज द फंक्शनल लेवल एंड द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट। देन ह्यूमन एम्बुलेशन या फिर अगर हम गेट की बात करते हैं तो ये उन सारी एक्टिविटीज का एक बेसिक कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ तब गिरती है जब उसको वॉशरूम भी किसी और के सहारे जाना पड़े, जब उसको अपना, अगर मुझे यहाँ से कुछ सामान उठाना है, आई एम नॉट एबल टू गो एंड ग्रास्प दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मुझे किसी को बुलाना पड़ रहा है कि प्लीज मुझे वहां तक ले जाओ, या अगर मुझे यहाँ से उठकर दूसरी चेयर पर भी जाना है तब भी मुझे किसी का सहारा लेना पड़ रहा है कि प्लीज हेल्प मी, मुझे यहाँ से उठाकर उधर ले जाइए। सो दिस इज द मेजर कंपोनेंट जो कि आपके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करती है। सो इसीलिए गेट को पढ़ना, गेट को समझना और गेट की ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं तो। नाउ गेट इज डिफाइंड एज द मैनर इन विच अ पर्सन वॉक। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो आप किसी ने बोला था पैटर्न ऑफ वॉकिंग, किस तरीके से कोई इंसान चल रहा है उसको बोला जाता है गेट। सो वॉकिंग इज कंसीडर्ड एज गेट। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन गेट, सो ह्यूमन गेट जो होता है इट इज बाइपेडल। बाइपेडल क्यों बोल रहे हैं ह्यूमन गेट को हम? क्योंकि ह्यूमन गेट में हम दो पैरों पर चलते हैं, ठीक है, लेकिन जानवर आपने देखा है कि वो चारों पैरों पर चलते हैं, कई जानवर, है ना। सो ह्यूमन गेट जो है वो बाइपेडल है, यानी हमारे दो पैर हैं जिसके ऊपर हमने अपनी बॉडी का वेट डाला हुआ है, और वो दो ही पैर हमारी पूरी गेट साइकिल को कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं। देन इट इज बाइफेजिक। बाइफेजिक यानी देयर आर टू फेजेस इन द गेट। या तो आपका पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में होगा या आपका पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा। अगर आपका पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में है देन स्टांस फेज, अगर आपका पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है देन दी स्विंग फेज। तो दो फेजेस होते हैं इसलिए इसको बाइफेजिक बोला गया। फॉरवर्ड प्रोपल्जन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि नॉर्मली S2 वर्टिब्रे के एंटीरियरली लाई करती है, वो आगे की तरफ शिफ्ट होगी और हमारी बॉडी आगे की तरफ बढ़ पाएगी। अगर हम मार्चिंग कर रहे हैं, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम मार्चिंग कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे खड़े होकर हम पैर चला रहे हैं, तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव होती है उसके अंदर? यस सर, आगे की तरफ मूव करने पे होती जब है। तुम मार्चिंग कर रहे हो एक जगह पर ही खड़े हो, मार्चिंग, यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर मार्चिंग ऑन अ पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर हो रही है, आगे पीछे जा रही है? No. नो सर। नो कहाँ सर, जा रही है फिर? मार्चिंग में नहीं जाती। सर ऊपर मार्चिंग अगर आप नीचे। ऊपर नीचे नहीं, आपकी जब आप चल, जैसे मान लो ये दो पैर है ना, हम एक पैर पे खड़े हैं, तो आपकी जिस पैर पे आप खड़े हो उस साइड पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई, जब आप उस वाले पाव पे जाओगे तो उधर की तरफ शिफ्ट होगी, तो ये मीडियो लैटरल स्वे होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, लेकिन आगे पीछे नहीं जा रही है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक आगे नहीं जाएगी आपकी बॉडी आगे प्रोपल्जन में नहीं जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नाउ गेट असेसमेंट में बहुत टाइम भी लगता है,
प्रैक्टिस भी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। पिछले कुछ टाइम में देखा गया है कि गेट असेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर गया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट्स आ गई है, सो दैट वी कैन हैव द बेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस एंड अकॉर्डिंग टू दैट डायग्नोसिस वी कैन ट्रीट द पेशेंट इफेक्टिवली। सो गेट समझोगे तभी उसका एनालिसिस समझोगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा है हम थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट विद इन 25-30 मिनट्स मैं सारा कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उतार दूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी पीपीटी को ऐसे वर्ड समझाना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल, इट विल टेक अ होल डे, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि मैं आपको वो क्लिनिकल वाले पॉइंट्स माइंड में डाल दूं कि जब आप इन फ्यूचर या कभी भी कोई पेशेंट देख रहे हैं तो आपके माइंड में वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए, ठीक। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेट एनालिसिस, क्यों कर रहे हैं गेट एनालिसिस, ये आप लोग ही बताओ मुझे। देखो बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर चाहे मीटिंग लीव कर दो, आई विल सेंड यू द वीडियो, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, बट एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, बट स्पीक। क्यों करना है गेट एनालिसिस, बताइए। एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो। बेटा गेट का पता क्यों लगाना है, एनालिसिस क्यों करना है, एनर्जी मसल एक्सपेंड, इम्बैलेंस पता करने के मसल लिए, कौन सी इम्बैलेंस को मसल, पता करने के लिए, ठीक है। ओके, और बताइए। एनी एनाटॉमिकल डिफरेंसेस भी पता करने के लिए कि ठीक है, कोई कोई एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और बताइए। सर कोई न्यूरोलॉजिकल बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम। वेरिएशंस के लिए। सॉरी तनिष्का। सर बायोमैकेनिकल वेरिएशंस असेस करने के लिए। वेरी गुड, बायोमैकेनिकल वेरिएशंस की इस जॉइंट को इतना मूव होना चाहिए था लेकिन ये तो ज्यादा मूव हो रहा है, तो इसके पीछे का क्या मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप हुआ है जिसको करेक्ट करना है। somebody else is also speaking। सर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उसके लिए भी। ओके, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी हम करेंगे, वेरी गुड। और कब करेंगे बताइए, क्यों करना है, और चलो ये आप सबने एक बार कर दिया, दोबारा करना चाहिए उसके बाद के नहीं। सर परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए पहले से। वेरी गुड, सो इट इज टू ट्रैक द प्रोग्रेस कि पहले ये स्टेटस था अब ये स्टेटस हो गया है ना। सो फॉर ट्रैकिंग ऑफ द प्रोग्रेस, टू फाइंड द एनाटॉमिकल वेरिएशंस, बायोमैकेनिकल डेविएशंस, टू फाउंड द पोस्चरल चेंजेस, टू फाउंड द मस्कुलर इम्बैलेंस, टू रूल आउट इज देयर समथिंग प्रॉब्लमैटिक इन द हायर वेंट्रल एरियाज ऑफ द ब्रेन जिस वजह से गेट में इम्पेयरमेंट आ रही है, टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, हमें गेट का पहले एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। सो गेट एनालिसिस के यही सारे हमारे पास पर्पस होते हैं। ऑल्सो टू यूज दिस इन रिसर्च पर्पस के लिए जब हम यूज करते हैं तब भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक है जी। डिसेबिलिटी का पता लगाने के लिए, अब आपने देखा है विकलांगता के सर्टिफिकेट बनते हैं कि कोई कितना डिसेबल्ड है ना। और इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली बेंच मार्क डिसेबिलिटी कब कहते हैं, जब हमारी डिसेबिलिटी 40% या 40% से ज्यादा होती है। सो अगर किसी पेशेंट को 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है देन इट कम्स अंडर द बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी अच्छी खासी डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए भी गेट एनालिसिस करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, सम ऑफ आई गेस वन ऑफ यू हैव मेंशन्ड, सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी मेंशन ये गेट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि सर्जरी हो गई, सर्जरी के नेक्स्ट डे आपका फंक्शनल स्टेटस क्या है, आफ्टर फ्यू डेज आपका फंक्शनल स्टेटस क्या है, इन चीजों को पता लगाने के लिए भी गेट एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन एस्पेक्ट ऑफ द गेट साइकिल, दैट इज गेट साइकिल क्या है, ये वो टाइम इंटरवल है या वो सीक्वेंस है मोशन का which is occurring between two consecutive initial contact of the same foot। एक पैर, ये जो डार्क ब्लू वाला पैर है, आप यहाँ इस पे ध्यान से देखिए, ये डार्क ब्लू वाला पैर जमीन के कांटेक्ट में आया, उसके बाद जमीन के कांटेक्ट में रहा रहा रहा, छोड़ दिया इसने जमीन का कांटेक्ट, छोड़ दिया और दोबारा से आ गया। तो अगर आप ये डार्क ब्लू वाले डायग्राम देखें तो इधर ये पैर कांटेक्ट में आया और दोबारा से यहां पर कांटेक्ट में आया। तो सेम फुट जो है, एक ही पैर जब दो बार कांटेक्ट में आता है ग्राउंड के साथ, उसके बीच में जो चीजें हुई, उसके बीच में जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें हुई, ये सब हम कंसीडर करते हैं वन गेट साइकिल के अंदर।
तो एक गेट साइकिल का मतलब है कि अगर किसी इंसान ने राइट फुट को पहले अपने जमीन के साथ कांटेक्ट करा और दोबारा से उसका राइट फुट जब जमीन के साथ कांटेक्ट में आएगा, उसके बीच में जितने भी इवेंट हुए इट कम्स अंडर गेट साइकिल। उसके अंदर जो भी आपके टाइम लगा इट कम्स अंडर दी गेट साइकिल, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन गेट साइकिल। इज इट क्लियर एवरीवन? एक पैर पहली बार जमीन के साथ कांटेक्ट में आया, सेम पैर दोबारा जमीन के साथ कांटेक्ट में आया, it is called as one gate cycle. Clear? Now we know that the gate cycle is biphasic. Biphasic का मतलब क्या है कि इसमें दो phases होते हैं, ठीक है? So we are having two phases in the human gate cycle. One is the stance phase and the another one is the swing phase. Stance phase क्या होता है? जब हमारा पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में है, so our foot, one foot is in contact with the ground. एंड स्विंग फेज कब होता है? जब हमारा एक पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? Yes, sir. व्हाट अबाउट रनिंग? अगर हम रनिंग की बात करें तो उसमें स्टांस स्विंग में क्या कुछ चेंजेस आएंगे? या आप कभी एक बार इमेजिन कीजिए, जब कोई इंसान बहुत तेज भागता है तो एक फेज ऐसा भी आता है कि उसके दोनों ही पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं होते। जब आप बहुत तेज रन करते हैं तो दोनों ही पैर आपके जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं होते। सो समटाइम्स नहीं, ऑलवेज रनिंग गेट जो हमारा होता है उसके अंदर एक और फेज होता है और उस फेज को हम बोलते हैं फ्लोटिंग फेज। सो रनिंग के अंदर क्या है? एक और फेज है एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग फेज। रनिंग गेट इज डिफरेंट। अगर आप किसी एथलीट को असेस कर रहे हैं सो यू हैव टू सी दी फ्लोटिंग फेज एज वेल। फ्लोटिंग फेज में क्या होता है कि दोनों ही पैर, बोथ द फीट आर नॉट इन दी कांटेक्ट विद द ग्राउंड, दोनों ही हवा में है, दोनों ही ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्टांस फेज। स्टांस फेज क्या होता है? जब हमारा एक फुट, व्हेन द फुट इज ऑन द ग्राउंड एंड बियरिंग वेट, जब हमारा एक पैर जमीन के साथ जुड़ा हुआ है और अगर एक पैर जमीन के साथ जुड़ा हुआ है सो बट ऑब्वियसली वो पैर जो है वो आपका वेट भी बियर कर रहा होगा, आपकी बॉडी के वेट को सपोर्ट कर रहा होगा। इट अलाउ द लोअर लेग टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। जो आपका लोअर लेग है वो पूरी बॉडी के वेट को सपोर्ट कर रही है। अब भाई एक ही पैर पर पूरी बॉडी का वेट चला गया तो उस लोअर लिम्ब को कैसे काम करना है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना है कि आपकी पूरी बॉडी का वजन एक पांव पे जा रहा है तो दैट लिम्ब, द नी जॉइंट, द हिप जॉइंट, द एंकल जॉइंट, सेक्रोइलियाक जॉइंट, आपका जो नीचे सबटैलर जॉइंट, ये सारे जॉइंट जो आपके लोअर लिम्ब के अंदर आते हैं एक साइड के, जो पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में है, वो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो एबनॉर्मल फोर्सेस रोक रहे हैं, वो आपकी बायोमैकेनिक्स को करेक्ट रखेंगे। अगर आपकी ये शॉक एब्जॉर्प्शन बिगड़ जाती है, यानी अगर आपकी ये बायोमैकेनिक्स बिगड़ जाती है, सो अल्टीमेटली यू विल बी हैविंग अ पैथोलॉजिकल गेट, देयर विल बी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ह्यूमन गेट। स्टांस फेज जो है वो आपकी गेट साइकिल के अंदर 60% के लिए आता है। इसमें 5 सब फेजेस होते हैं। पहला होता है हील स्ट्राइक, सेकंड इज फुट फ्लैट, थर्ड इज मिड स्टांस, फोर्थ इज हील ऑफ, फिफ्थ इज द टो ऑफ। लेकिन RLA रेंचोस लॉस अमाइगोस आए, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आकर बोला कि ये जो हम हील स्ट्राइक बोल रहे हैं हम इसको अब हील स्ट्राइक नहीं बोलेंगे। तो अब न्यू टर्मिनोलॉजी डेवलप हो गई है। हील स्ट्राइक को बोला जाने लग गया है इनिशियल कॉन्टैक्ट, फुट फ्लैट को बोलते हैं हम लोड रिस्पॉन्स, मिड स्टांस को मिड स्टांस ही बोलते हैं, हील ऑफ को हम बोलते हैं टर्मिनल स्टांस एंड टो ऑफ को हम बोलते हैं प्री स्विंग। इसको और बेटर समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। अगर आप ध्यान से ये जो डार्क ब्लू वाला पैर है इसको देखेंगे, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हील आपकी जमीन को स्ट्राइक कर रही है, दिस इज हील स्ट्राइक। देन हील स्ट्राइक के बाद लोडिंग रिस्पॉन्स बोला जाता है फुट फ्लैट को। अब आपका पैर बिल्कुल सीधा हो गया है, सो इसी को हम लोडिंग रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, इसी को आप बोलते हैं फुट फ्लैट, कि आपका पैर पूरा फ्लैट हो गया जमीन पर। थर्ड आता है मिड स्टांस। मिड स्टांस होता है कि जो आपकी साथ वाली लेग है, जो आपकी व्हाइट कलर में ही है, वो और जो जिस पैर पे आप खड़े हैं वो बिल्कुल बराबर हो गए हैं। तो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको नी नजर आ रहा है इधर, लेकिन यहाँ पर नी नजर नहीं आ रहा है। सो ये आपका हो गया मिड स्टांस। देन वी हैव द टर्मिनल स्टांस।
कि अब आपका जो दूसरा पैर था जो हवा में था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, आगे आ गया है। ये वाला जो पैर है ये थोड़ा सा पीछे है और इसमें आपने अपनी हील को उठा दिया है, हील उठ चुकी है। देन द लास्ट वन इज द टो ऑफ, कि अब आप अपने पंजों से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देंगे सो दैट आपकी बॉडी आगे की तरफ प्रोपेल कर सके। सो दीज 5 phases आर द phases of the stance phase. Number 1 is heel strike. Number 2 is foot flat, which is called as loading response. Third is the mid stance. Fourth is the terminal stance, which is called as heel off, क्योंकि heel यहाँ पे उठ रही है. And fifth is called as toe off, जिसको हम प्री स्विंग बोलते हैं, क्योंकि अब हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं स्टांस फेज से स्विंग फेज में जाने के लिए। ठीक है, अगर हम इस फेज में देखें, जब हमने एक पैर का हील स्ट्राइक करा तो दूसरे पैर पर टो ऑफ हो रहा है। एक पैर का हील स्ट्राइक हो रहा है, दूसरे पैर का टो ऑफ हो रहा है। सिमिलरली जब हम प्री स्विंग में जा रहे हैं तो अब इस वाले पैर का टो ऑफ हो रहा है जो डार्क ब्लू वाला है, और दूसरे वाला जो पैर है वो इनिशियली आगे जाकर हील स्ट्राइक करेगा। ये डायग्राम में ऐसा है लेकिन वो हील स्ट्राइक कर रहा होता है। ठीक है, तो जब एक पैर हील स्ट्राइक कर रहा है और दूसरे वाले पैर का टो ऑफ हो रहा है तो ये दोनों पैर कॉन्टैक्ट में है जमीन के साथ। यहाँ पर देखिए दोनों पैर जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में है, इधर भी दोनों पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में हैं। तो जब आपके दोनों पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में होते हैं उसको हम बोलते हैं डबल लिम्ब सपोर्ट। उसको हम बोलते हैं डबल लिम्ब सपोर्ट। कितनी बार आया एक गेट साइकिल के अंदर डबल लिम्ब सपोर्ट? सिर्फ 2 बार आता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द स्टांस फेज। अब अभी एक एक करके सारे फेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इनिशियल कांटेक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं हील स्ट्राइक। इनिशियल कांटेक्ट जो है ये होता है वेट लोडिंग या वेट एक्सेप्टेंस। इसको वेट एक्सेप्टेंस पीरियड कहेंगे, क्योंकि जब आपने अपने पाँव की हील को ग्राउंड पे ऐसे टिकाया तो आपकी बॉडी का सारा वजन उस हील पे गया नहीं है। अभी आपकी बॉडी सिर्फ ट्राई कर रही है, प्रिपेयर कर रही है कि इन फ्यूचर मुझे हील से पूरा पैर सीधा करना है और अपनी पूरी बॉडी का वेट अपने ऊपर ले लेना है। सो दिस इज कॉल्ड एज वेट एक्सेप्टेंस पीरियड। योर बॉडी इज एक्सेप्टिंग द वेट। ठीक है, देन ये कितने टाइम के लिए होती है? ये सिर्फ 10% होती है हमारी स्टांस लेग पर, विच अकाउंट फॉर द फर्स्ट 10% ऑफ द गेट साइकिल। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन फुट इज कमिंग ऑफ द फ्लोर वाइल द अदर फुट इज एक्सेप्टिंग द बॉडी वेट। एक पैर आप यहाँ देखिए, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, एक पैर जमीन को छोड़ रहा है, दूसरा पैर जमीन पर वेट अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है। सो हियर द वन लिम्ब व्हिच इज कमिंग इन द हील स्ट्राइक is trying to accept the body weight, is trying to properly optimize the shock absorption function so that there are minimal biomechanical deviations and variations. So this is about the heel strike. Because both the feet are in contact with the floor, it is a period of double limb support. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये भी अभी कांटेक्ट में है और ये भी यहाँ कांटेक्ट में है। सो ये इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा डबल लिम्ब सपोर्ट का टाइम है, डबल लिम्ब सपोर्ट का फेज है। हील स्ट्राइक के बाद आ जाता है हमारा फुट फ्लैट, या जिसको हम बोलते हैं मिड स्टांस। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लिम्ब सपोर्ट। एक ही पैर आपका जो है उस पर वेट है, दूसरा पैर हवा में रहेगा, यानी एक पैर स्टांस में है तो दूसरा पैर स्विंग फेज में रहेगा। 40% ऑफ द नेक्स्ट गेट साइकिल जो है उसमें आपका पैर या तो फुट फ्लैट में होता है या मिड स्टांस में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन लेग अलोन कैरी द वेट। अब इससे पहले वाला जो पीरियड था जिसमें आपने हील स्ट्राइक करी थी उसको क्या बोल रहे थे हम? वेट एक्सेप्टेंस फेज या वेट बियरिंग फेज? बताइए। वेट एक्सेप्टेंस फेज। बिकॉज वो वाला पैर वेट को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हमारे पैर ने वेट को बियर कर लिया है, वेट को लोड कर लिया, लोड अपने ऊपर ले लिया सारा। सो नाउ इट इज कॉल्ड एज वेट बियरिंग फेज। ओके, नाउ द स्टांस लेग मस्ट बी एबल टू होल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। भाई जो जिस पैर पे हम खड़े हो रहे हैं, अगर उस पैर में इतनी जान ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आपकी बॉडी का वेट उस पर आ सके, सो अल्टीमेटली आइदर यू विल फॉल और देयर विल बी सम काइंड ऑफ पैथोमैकेनिक्स डेवलपिंग। अल्टीमेटली गेट डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी जो स्टांस लेग है जो वेट एक्सेप्ट करके उसको बियर कर रही है, अब उसके ऊपर उसमें इतनी क्षमता कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपकी बॉडी का वेट होल्ड कर पाए। एंड द बॉडी मस्ट ऑल्सो बी एबल टू बैलेंस ऑन वन लेग। आपके ब्रेन में भी इतना बैलेंस सेंटर्स आपके बढ़िया होने चाहिए कि आपकी पूरी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में एक पाँव पे भी अगर खड़ी है तो वो खड़ी रहे, गिरे ना।
Lateral hip stability must be exhibited to maintain balance, and the tibia of the stance leg must advance over the stationary foot. अब यहाँ पर दो फैक्टर्स आ जाते हैं. एक फैक्टर है lateral hip stability और एक आपका फैक्टर है टिबिया की ट्रांसलेशन. तो अभी आई विल बी शोइंग यू अ वीडियो, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये चीज हम समझ लेते हैं कैसे होगी. अगर ये जो बच्चा है, अगर ये एक पाँव पे, उल्टे खड़े हो जाओ आप, अगर ये एक पाँव पे खड़ा हो, एक पाँव पे खड़े हो जाओ, तो अभी आप देखेंगे कि ये नॉर्मली खड़ा है. ठीक है, दोनों चीजें जो है ये बैलेंस्ड है. इस पैर पे अगर ये खड़ा है, देखो इस पैर पे अगर उस वाले पाँव पे सारा वजन है तो अभी सब कुछ नॉर्मल है. लेकिन अगर स्टांस वाले साइड की लैटरल हिप स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर उस साइड के एब्डक्टर वीक होंगे, अगर इस साइड के एब्डक्टर्स वीक होंगे तो क्या होगा, ये वाली साइड विल बी ड्रॉप्ड. सो द पेल्विस ऑन द स्विंग साइड विल ड्रॉप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ये नीचे की तरफ गिर जाएगा अगर उस साइड पे वीकनेस है तो. दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंडलेनबर्ग साइन. कि अगर आप पेशेंट को ऐसे खड़ा कराते हैं एक पाँव पर, तो जिस पाँव पे आपने खड़ा कराया है उसका ऑपोजिट, यानी जो पाँव हवा में है उस साइड का पेल्विस नीचे की तरफ गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से. इस चीज को रोकने के लिए आपको किस जगह की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी आपने स्टांस वाली साइड की. और स्टांस वाली साइड पर भी आपको हिप एब्डक्टर, ग्लूटियस मीडियस की स्ट्रेंथनिंग ज्यादा करवानी पड़ेगी. अब अगर मेरा पेशेंट, अब मतलब ये आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, देन आई विल टेल यू वन मोर पॉइंट. इज इट क्लियर एवरीवन? समझ आया है नहीं? Yes, sir. सबको क्लियर है? I'll explain once again if you people say समझ आया नहीं आया है. सर एक और बार समझा दो. हाँ तो यार आप लोग बोलोगे नहीं तो कैसे समझाया जाएगा. उठाओ, ये एक पैर इस बच्चे का देखो स्विंग में है, ठीक है, ये हवा में आ गया. अब जब ये हवा में है तो अभी फिर भी पेल्विस नॉर्मल है. क्यों है नॉर्मल? क्योंकि इधर वाली मसल ने टाइट हो गई, ये वाली मसल ने इसको, ये जो गिर रहा था ऐसे नीचे, इसको पकड़ के ऐसे खींच लिया. तो इधर वाली जो मसल आपकी स्टांस साइड की मसल है वो आपकी है ग्लूटियस मीडियस, यानी कि आपके हिप एब्डक्टर. लैटरल हिप स्टेबिलिटी का मतलब आपके हिप एब्डक्टर, उसमें आपकी आ जाती है ग्लूटियस मीडियस. ठीक है, अगर मान लो ग्लूटियस मीडियस वीक है, किस साइड की वीक है? जिस साइड पे पेशेंट खड़ा है, जिस जो स्टांस वाली साइड है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये वीक है तो ये इसको ऐसे होल्ड नहीं कर पा रही, ये जो ऐसे गिर रहा है इसको ऐसे होल्ड नहीं कर पा रही. सो जो पेल्विस है स्विंग साइड वाला, इट विल ड्रॉप डाउन, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंडलेनबर्ग साइन. अब बताओ, अब समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब एक बात बताओ, अगर आपका पेशेंट चल रहा है, आप अपने पेशेंट को देख रहे हो चलते हुए, और चलते समय स्विंग वाली साइड का पेल्विस ड्रॉप हो रहा है, बार बार चल रहा है, फिर स्विंग वाली साइड ड्रॉप हुआ, फिर चला, फिर ड्रॉप हुआ, तो इधर की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या उधर की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है? Opposite side वाली, sir. Opposite side. Side. We have to train the lateral hip stability, यानी कि gluteus medius of the which side? Stance side. Clear है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि जो आपका देखो एक ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होती है. ग्राउंड रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट, हम लोग पढ़ते आए हैं ना. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रिएक्शन? जो तुम करोगे उसका बराबर फल उल्टा मिलेगा. ठीक है, ऊपर से फोर्स बॉडी नीचे लगा रही है जमीन के अंदर, तो जमीन से एक फोर्स ऊपर लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड रिएक्शन फोर्स. तो जो ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है वो आपकी बॉडी ने लगाई, जो जमीन ने आपकी तरफ फोर्स लगाई वो ग्राउंड ने लगाई, उसको बोलते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स. ठीक है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स उसको कहते हैं. दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसके एक इमेजिनरी लाइन हम कहते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ ग्रेविटी.
तो ये बोला गया है कि जब कोई इंसान खड़ा होता है तो जो उसका टिबिया है, द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द टिबिया अलाउ द बॉडी सेंटर ऑफ मास टू प्रोग्रेस फॉरवर्ड एफिशिएंटली। तो जो उसका टिबिया है वो आगे की तरफ होना चाहिए इस लाइन से, सो दैट वो बंदा आगे बढ़ पाएगा। तो अगर किसी का घुटना हाइपर एक्सटेंडेड है, अगर किसी का नी देखो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाए यानी कि बहुत ज्यादा पीछे की तरफ है, तो टिबिया जो है वो इस लाइन से पीछे चला गया, and ultimately it will hamper the forward progression and propulsion of your body. ठीक। लास्ट फेज ऑफ द स्टांस इज द heel off and the pre-swing। pre-swing को हम toe off भी कहते हैं। सो इट इज द वेट अनलोडिंग पीरियड। सबसे पहले आपने वेट को एक्सेप्ट करा, heel strike, फुट फ्लैट या मिड स्टांस में आपने वेट को बियर करा। तीसरा और चौथा, जब लास्ट वाले दो आ गए heel off एंड pre-swing, इन फेजेस में आपने वेट को अनलोड करा। यानी जब ये फेज हो रहा होगा, हील ऑफ हम कर रहे होंगे एक पाव में, तो दूसरे पाव के अंदर अपने आप हील स्ट्राइक हो रही है, यानी यहां से वेट को अनलोड करेंगे और दूसरा वाला वेट को एक्सेप्ट करेगा। समझ आई? सो इट इज द वेट अनलोडिंग पीरियड विच इज अगेन द नेक्स्ट 10% ऑफ द गेट साइकिल। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टांस लेग इज अनलोडिंग द बॉडी वेट टू द कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब एंड प्रिपेयरिंग द लेग फॉर द स्विंग फेज। तो इसमें क्या है कि ये वाला जमीन के साथ कांटेक्ट छोड़ रहा है, इससे वेट अनलोड हो रहा है, दूसरे वाले पर वेट स्टार्ट हो रहा है जाना, वेट एक्सेप्टेंस हो रही है, और ये वाला जो पैर जो जमीन को छोड़ रहा है, वेट को अनलोड कर रहा है, ये अपने आप को प्रिपेयर करता है कि अब मुझे आगे स्विंग करना है, यानी अपने पैर को हवा में ले जाना है और एक नए कदम को आगे बढ़ाना है। सो यहाँ पर अगेन आपका हील स्ट्राइक, टो ऑफ हो रखा है, इधर का टो ऑफ, और दूसरे पैर में आप देख रहे हो हील स्ट्राइक है। सो दोनों ही पैर जमीन के साथ कांटेक्ट में है। अगेन दिस इज अ पीरियड ऑफ डबल लेंथ सपोर्ट। क्लियर है यहां तक? यस सर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्विंग फेज। स्टांस के हमने फेजेस पढ़ लिए, नेक्स्ट है स्विंग फेज। स्विंग फेज में पहला आता है कि मेजर जो हमें पता होना चाहिए कि द फुट इज नॉट बियरिंग द वेट। अब आपका पैर जो है उस पर कोई वजन नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, उस पैर को हवा में उठाकर एक नए पॉइंट पे जमीन पे जाकर रखने लगे हो। सो द स्विंग फेज अलाउ द टो ऑफ द स्विंग लेग टू क्लियर द फ्लोर एंड फॉर द लेग लेंथ एडजस्टमेंट। आप क्या करते हो, जब हम खड़े होते हैं अपने एक पाँव को हम उठाते हैं और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, देन आई विल लेट यू नो। इट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द गेट साइकिल। 40% जो गेट साइकिल है उसमें स्विंग फेज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इनिशियल स्विंग यानी एक्सीलरेशन, आप धीरे से पैर पहले मुड़ता है देन आगे लाते हो। देन मिड स्विंग, मिड स्टांस का मतलब क्या था, दोनों पैर बिल्कुल बराबर हैं, एक पैर हवा में और एक पैर सीधा है, दिस इज द मिड स्विंग। और मिड स्टांस और मिड स्विंग दोनों सेम ही होता है। जो पैर जमीन के साथ है उसका मिड स्टांस है, जो पैर हवा में है लेकिन दोनों घुटने बराबर है वो मिड स्विंग है। लास्ट इज द टर्मिनल स्विंग, दैट इज द डीएक्सीलरेशन फेज। अब एक एक करके पढ़ते तो और क्लियर हो जाएगा। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, so acceleration it occurs when the foot is lifted off the floor। आपने फ्लोर से अपने फुट को उठा लिया, ठीक है, ये देखो फ्लोर से फुट को आप एकदम से उठाओगे, तो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग नॉर्मल गेट, अगर हम नॉर्मल बात करें तो रैपिड नी फ्लेक्शन, एकदम से घुटना मुड़ता है, ऐसे और मुड़ेगा और फिर मुड़कर वो आगे की तरफ जाएगा, तो रैपिड नी फ्लेक्शन एंड एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन होती है, जिससे आपका स्विंग लिव आगे की तरफ जा पाता है, एक्सीलरेट करता है इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि घुटना नहीं मुड़ रहा या एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो आपका पूरा का पूरा जो गेट है वो बिगड़ जाएगा, अल्टरेशंस इन द गेट विल बी seen। So this is about the acceleration. Then we have the then we have the mid swing period. It occur when the swing leg is adjacent to the weight bearing leg। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी दूसरी जो डॉटेड वाली लेग है वो वेट बियर कर रही है, तो और ये वाली लेग उसके बिल्कुल बराबर है, तो उसको बोला जाता है मिड स्विंग। तो यानी जो आपका स्टांस वाला पैर है वो मिड स्टांस में होगा, जो स्विंग वाला पैर है वो आपका मिड स्विंग में होगा। लास्ट वी हैव दी टर्मिनल स्विंग, जिसको हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी ये पाँव पहले पीछे गया, फिर ये सेंटर आ गया और अब ये पाँव आगे जा रहा है, और इन फ्यूचर अब ये पैर ने क्या करना है, हील स्ट्राइक। तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि अब मुझे दोबारा से वेट लेना है, क्योंकि स्विंग में तो वेट नहीं लिया, लेकिन अब दोबारा से वेट लेना है। सो अगेन इट इज अ
प्रिपरेटरी फेज जब पेशेंट प्रिपेयर करता है या कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल प्रिपेयर करता है कि अब मुझे अपने पैर को दोबारा जमीन के साथ कांटेक्ट में लाना है. So deacceleration or the terminal swing, the swinging leg, it slow down in preparation for the initial contact with the floor. Swinging leg जो है वो slowly आगे की तरफ क्या जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि अब उसको आराम से पैर टिकाना है. अगर ये स्लो नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा कि एकदम झटके से पैर जमीन पे लगेगा और उसको हम बोलेंगे कि पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट कर रहा है फुट स्लैपिंग. पैर को एकदम झटके से नीचे जाके मार रहा है. अगर वो झटके से पैर ऐसे जाके लग रहा है तो यानी कि पेशेंट के जो क्वाड्रिसेप्स हैं और जो हैमस्ट्रिंग्स हैं ये वो प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि किस स्पीड से हमें पाँव को आगे की तरफ भेजना है. सो विद द नॉर्मल गेट द एक्टिव क्वाड्रिसेप एंड द हैमस्ट्रिंग मसल एक्शंस आर रिक्वायर्ड बिकॉज नी पे आपको पता है कि क्वाड्स और हैम्स ही काम करती हैं. क्वाड्रिसेप मसल दे कंट्रोल द नी एक्सटेंशन एंड हैमस्ट्रिंग मसल दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हिप फ्लेक्शन. तो अगर हैमस्ट्रिंग वीक है तो हिप फ्लेक्शन या बहुत कम कर रहा होगा कोई पेशेंट, मतलब पाँव जो यहाँ पर जाके लगना चाहिए वो यहीं पर लग गया, टच हो रहा है. और अगर आपकी क्वाड्रिसेप नी एक्सटेंशन को कंट्रोल नहीं कर रही तो आपका पैर एकदम धमाके से जाकर जमीन पे लगेगा, जिसको हम बोलते हैं फुट स्लैपिंग. सो ये जो आपने चीजें पढ़ी है ये हमने 2 फेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया. अभी एक डायग्राम समझते हैं. ये राइट वाला पैर है, ये राइट वाला पैर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, राइट वाला पैर यहाँ से चलता गया और यहाँ पर आकर दोबारा कांटेक्ट में आया. तो आपको नजर आ रहा है कि राइट वाला पैर एक बार यहाँ कांटेक्ट में आया और दूसरी बार यहाँ कांटेक्ट में आया. तो सेम फुट का इनिशियल कांटेक्ट टू दी सेम फुट का इनिशियल कांटेक्ट इज कंसीडर्ड एज वन गेट साइकिल. ठीक है. उसी तरीके से लेफ्ट वाला पैर यहाँ कांटेक्ट में आया, फिर लेफ्ट वाला पैर यहाँ कांटेक्ट में आया. तो इस वाले फेज से लेकर इधर तक का जो फेज है इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट गेट साइकिल. ठीक. देन ध्यान रखना है कि एक लेफ्ट वाले पैर से लेकर दोबारा लेफ्ट वाले पैर के इनिशियल कांटेक्ट के बीच की जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी, एक ही पैर के शुरुआत में कांटेक्ट हुआ, उसी पैर का दोबारा कांटेक्ट हुआ, इसके बीच बीच में जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं स्ट्राइड लेंथ. स्ट्राइड लेंथ क्या होती है, एक पैर कांटेक्ट में आया, फिर हवा में गया, स्विंग फेज में गया, फिर दोबारा इनिशियल कांटेक्ट में आया. So that is called as stride length. Then एक पैर कांटेक्ट में आया राइट वाला, उसके बाद ये हवा में चला गया, लेफ्ट वाला कांटेक्ट में आ गया, पहले ये आया फिर ये आया. तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको बोला जाता है स्टेप लेंथ. ठीक है. अब आप मुझे बताइए स्ट्राइड लेंथ क्या होती है, फटाफट बताओ. सेम फुट का इनिशियल कांटेक्ट होना ग्राउंड से. इनिशियल कांटेक्ट होना, इनिशियल कांटेक्ट होना होता है स्ट्राइड लेंथ. किसी एक फुट के फर्स्ट इनिशियल कांटेक्ट से लेके उसी फुट के सेकंड इनिशियल कांटेक्ट तक का जो लेंथ होता है. वेरी गुड, दैट इज द स्ट्राइड लेंथ. व्हाट इज स्टेप लेंथ? तो 1 फुट का हील स्ट्राइक से लेके नेक्स्ट ऑपोजिट फुट का हील स्ट्राइक के बीच का जो डिस्टेंस. एक्सीलेंट. अब यार एक बात बताओ, व्हाट इज स्ट्राइड ड्यूरेशन? स्ट्राइड लेंथ को कवर करने में जितना टाइम लगा स्ट्राइड ड्यूरेशन. एंड व्हाट इज स्टेप ड्यूरेशन? स्टेप लेंथ को कवर करने में टाइम लग रहा है. अब मुझे ये बताओ, कोई ऐसी कंडीशन सोचो अपने दिमाग में जिसमें आपकी स्ट्राइड लेंथ कम हो जाती हो. पार्किंसंस. ओके. और पार्किंसन में स्ट्राइड नहीं स्टेप लेंथ कम होती है, वैसे शॉर्टर स्टेप्स होते हैं. ठीक है. और बताओ, मतलब ऐसे कोई कंडीशन डिजीज नहीं, क्या लगता है क्या होता होगा अगर कोई इंसान की स्ट्राइड लेंथ कम हो गई है? यानी अगर मान लो मेरे राइट वाले जो पैर है उसकी स्ट्राइड लेंथ कम हो गई, तो यानी मैं बहुत लंबे समय तक उस पैर पर वजन नहीं ले पा रहा हूँ. यही मतलब है ना. स्टांस लेंथ अगर कम हो गई, मेरी स्टांस फेज का ड्यूरेशन कम हो गया. अच्छा मुझे बताओ स्टांस ड्यूरेशन क्या होता होगा? What do you mean by stance duration and swing duration? सर जितना टाइम आप स्टांस फेज में बिता रहे हो और जितना टाइम स्विंग फेज में बिता रहे हो. तो अगर किसी का स्टांस ड्यूरेशन कम है
यानी वो उस अगर मेरे राइट पैर का स्टांस ड्यूरेशन कम है, यानी मैं उस पैर पर वजन कम देर के लिए ले सकता हूँ। हो सकता है मसल वीक हो सकता है कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हो जिस वजह से उस पर वेट कम टाइम के लिए जा रहा है, ठीक है। और अगर स्विंग ड्यूरेशन किसी का कम है, अगर मान लो मेरा राइट का स्विंग ड्यूरेशन कम है, तो इसका क्या मतलब है? सर अगर उस पैर में कोई वीकनेस हो दिक्कत है, इस सकती है। वजह से वो जल्दी से पेशेंट उसको दिक्कत हो रही है जमीन पर रखने में, तो मैक्सिमम टाइम हवा में रखता है पैर को। अगर मेरे नहीं, लेफ्ट अगर मेरे साइड पे राइट साइड वीकनेस का, है। वेरी गुड, अगर मेरे राइट साइड का स्विंग फेस कम है, तो यानी अगर जब राइट वाला पैर स्विंग में था तो लेफ्ट वाला तो स्टांस में था ना, जमीन के साथ कांटेक्ट में था, यानी वो लेफ्ट वाले पैर में गड़बड़ है। वो इतने टाइम के लिए वेट होल्ड नहीं कर पा रहा अगर मैंने अपने राइट को हवा में रखा है तो मुझे अल्टीमेटली फटाफट अपने राइट पैर को जमीन के साथ कांटेक्ट में लाना पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट साइड की वीकनेस है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया स्टांस टाइम, स्विंग टू स्टांस रेशियो इज द टाइम बिटवीन स्विंग एंड द स्टांस, ठीक है। देन वी हैव दी सॉरी स्टेप विड्थ यानी कि कोई इंसान जब चल रहा है तो कितना विड्थ हमारे पास अवेलेबल है। तो एक पाँव राइट वाले पैर का सबसे मिडल वाला पॉइंट टू दी लेफ्ट वाले पैर का सबसे मिडल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्टेप विड्थ, या फिर हम इसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट। इसके बाद जब हम चलते हैं तो हम अपना पैर बिल्कुल सीधा सीधा नहीं रखते, हम अपने पैर को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखते हैं, ठीक है। तो अगेन जिस लाइन पे आप चल रहे हैं वो लाइन सीधी लाइन ऑफ प्रोग्रेशन, उसके साथ आपके जो पैर है पीछे कैल्किनियम है उसको सेंटर से बाइसेक्ट करने वाली लाइन एक एंगल बनाती है, और उस एंगल को हम बोलते हैं गेट एंगल, ठीक है। और ऐसे ही एक फुट एंगल होता है कि जो आपका सबसे मिडल वाला पार्ट है पैर का जो कांटेक्ट में है, ये वाला, जैसे ये देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालोगे, कैल्किनियल और सेकंड वाली फिंगर से पास करके एक दूसरी लाइन डालोगे, और जो बीच में एंगल बनेगा दैट इज द फुट एंगल। तो ये फुट एंगल, गेट एंगल, ये सब जब हम हायर लेवल असेसमेंट करते हैं तब देखने को मिलता है, ठीक। स्ट्राइड टाइम क्या होता है? टाइम टेकन इन सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड कॉन्टैक्ट ऑफ 1 फुट, मतलब एक गेट साइकिल का पूरा एक स्ट्राइड पूरा करने में जो टाइम लग रहा है। कैडेंस क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेप टेकन बाय एनी पर्सन पर मिनट, एक मिनट में कोई इंसान कितने कदम ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैडेंस। वॉकिंग स्पीड क्या होती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैडेंस एंड स्टेप लेंथ। स्पीड कैसे निकालते हैं? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैंने अपने एक पेशेंट को बोला कि आप 4 मीटर के लिए चलिए, यहां से चलना शुरू करो, यहां तक जाओ, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और आपने इस टाइम पे टाइम को क्या करा? रिकॉर्ड कर लिया, या आप रिकॉर्डेड दी टाइम, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस आ गया। मान लो इसने ये जो टाइम है ये 30 सेकंड पूरे लगा दिए इसने करने में, तो इसकी गेट स्पीड क्या होगी? चलने की स्पीड क्या होगी बताओ? इट इज 4 अपॉन 30, जो भी सॉल्व करके आएगा दैट मच मीटर पर सेकंड विल बी दी स्पीड, गेट स्पीड। क्लियर? ठीक है। सो यहां तक जो हमने पढ़ा ये गेट का सारा बेसिक पढ़ लिया है। आप आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 3 to 5 minutes, then we will discuss in practical aspect about the determinants of the gate. Okay, so you have a break of 5 minutes. I'll start at 1:25 again. If you have any doubt you can ask me. हाँ जी, आ गए सारे वापस बैक। नींद तो नहीं आ रही किसी को भी? आवाज नहीं आ रही है, बोल नहीं रहे। बताओ भाई, No, sir. समझ आया है? यहाँ तक समझ में आ गई चीजें? यस सर। Okay, now tell me, you want more practical or you want more theory? प्रैक्टिकल सर।
ठीक है। सो अभी डिटर्मिनेंट्स फटाफट खत्म करते हैं, उसके बाद आई विल बी टेकिंग द प्रैक्टिकल वाला एस्पेक्ट। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, डिटर्मिनेंट बहुत इजी से हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट? ये आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ भी रहे होंगे, सो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में पहले। जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, तो हमारा बैलेंस बार बार बिगड़ता है। एक पैर पे जाते हैं, फिर दूसरे पैर पे आते हैं, फिर एक पैर पे जाते हैं, फिर दूसरे पैर पे जाते हैं। सो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस, कुछ कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जिस वजह से ये जो आपका गेट है इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। भाई हम बार बार चल रहे हैं, एक पैर पे वजन दे रहे हैं, फिर दूसरे पे चल रहे हैं, तो हम गिर भी तो सकते हैं, पर हम गिरते नहीं हैं। हम अपने गेट को स्मूथली, एफिशिएंटली करते हुए आगे तक बढ़ पाते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ द गेट। अगर हमारे गेट में कोई भी डेविएशन होगी या कोई भी पैथोलॉजी होगी, सो द चांसेस ऑफ फॉल, द चांसेस ऑफ इम्बैलेंस इज मोर। और जब हमारे पास डेविएशन होती है तो चलने में थकावट भी ज्यादा होती है। एनर्जी एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज्ड इफ देयर इज एनी डेविएशन एंड इफ सम पैथोमेकेनिक्स गेट्स सेट इन द नॉर्मल गेट साइकिल। तो इन चीजों से बचने के लिए, कम एनर्जी लगाने के लिए, एक स्मूथ एफिशिएंट गेट के लिए, एक गुड गेट के पैटर्न के लिए, हमारे जो डिटर्मिनेंट्स है गेट के, वो अच्छे से काम करने वाले होने चाहिए। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट बिगड़ता है तो उस वजह से गेट में डेविएशंस देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ लिखा है कि वॉकिंग इज कंसीडर्ड एज अ सीरीज ऑफ लूजिंग एंड रिकवरीज ऑफ द बैलेंस. Now there is always a forward momentum of the body carrying the center of mass beyond the foot moving forward. तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो थ्रू आउट द गेट साइकिल इधर उधर शिफ्ट होती रहती है। सो अल्टरनेट रिलोकेशन ऑफ द फुट टू न्यू पोजीशन, यानी एक बार पैर को यहाँ रखा, फिर आगे रखा, फिर हवा में गए, फिर आगे रखा। ऑल्टरनेटिवली हम अपने पैर को बार बार एक नई पोजीशन पर रखते रहते हैं, जिससे कि दस कैरी द बॉडी फॉरवर्ड प्रिवेंटिंग एनी फॉल. नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यू. कब तक आप चलते रहोगे? जब तक आपकी बॉडी जो है एक जगह पर खड़ी होकर स्थिर नहीं हो जाती, आपकी बॉडी पे एक सिनर्जी नहीं लग जाती कि यहाँ पे अब रोक के रखना है हमें अपने आप को. So the amount of energy consumed for walking would be less if the deviation of center of mass is at its minimum. अगर आपका सेंटर ऑफ मास कम मूव होगा, COG कम कॉम्प्रोमाइज होगी, तो आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर भी ज्यादा नहीं होगा. लेकिन अगर कोई डेविएशन है जिस वजह से सेंटर ऑफ मास जो है वो अलग तरीके से मूव हो रहा है, एक्सेसिव मूव हो रहा है, कंट्रोल्ड नहीं है, then there will be more energy consumed, more energy expenditure will be there, and ultimately आप पेशेंट को थोड़ा सा चलवाओगे एंड पेशेंट का या तो सांस फूल जाएगा या वो थक जाएगा, एंड there will be early fatigue कि मैं थक गया, थोड़ा सा भी चलकर मैं थक गया. So that is because of the energy expenditure and some problem in the determinants of the gait. अब इनमैन नाम के एक अगेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें 6 डिटर्मिनेंट दिए हैं गेट के. There are 6 determinants of gait which reduces the displacement of center of mass, which increase the energy expenditure of the gait. तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ गेट है वो क्या करता है? वो डिस्प्लेसमेंट, COM की डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करता है. और अगर आपकी COM की डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, जो गेट के दौरान आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, वो भी कम होगी. और इससे क्या होगा? वी विल बी एबल टू प्रिवेंट दी फटीग. तो हमारा फटीग भी हम प्रिवेंट कर पाएंगे. ठीक. अब ये 6 डिटर्मिनेंट्स हमारे पास कौन से हैं? पहला डिटर्मिनेंट है पेल्विक रोटेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. सेकंड इज पेल्विक टिल्ट इन फ्रंटल प्लेन. थर्ड इज नी फ्लेक्शन. फोर्थ एंड फिफ्थ इज नी एंकल एंड फुट मोशन. एंड द सिक्स्थ वन इज द लैटरल पेल्विक मूवमेंट. पेल्विक रोटेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ये कहता है कि जब भी आप आगे चलते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर हम आगे चल रहे हो, इस वाले जो साथ में पेन है वो वाला पैर आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ स्विंग से, तो स्विंग करा, तो जब भी हम स्विंग करेंगे सो देयर विल बी सम रोटेशन, आगे की तरफ रोटेशन होगी. अगर इस तरीके से है और मुझे पैर आगे बढ़ाना है, ये पैर है, ये अगर आगे आएगा तो ये वाला जो पेल्विस है वो भी आगे मूव होगा. सो इसने बोला कि जो पैर आपका स्विंग में है उस साइड के पेल्विस में
एंटीरियर रोटेशन देखने को मिलेगी 3 से 5 डिग्री के बीच, यूजुअली 4 डिग्री फॉरवर्ड रोटेशन देखने को मिलेगी। एंड दी वाइस वर्सा ऑन दी ऑपोजिट साइड की जो आपकी स्टांस फेज में लेग है उसका जो पेल्विस है वो बैक पोस्टीरियरली रोटेट कर जाएगा। इससे क्या होगा इससे होगा कि यू विल बी हैविंग अ गुड स्ट्राइड लेंथ। आप अच्छे से पैर को आगे बढ़ाकर बिना हिप फ्लेक्शन ज्यादा करे आप पेल्विक को रोटेट करके आगे बढ़ जाएंगे। इससे आपका COM पे ज्यादा फर्क नहीं आता है। ठीक है, देन वी हैव द पेल्विक टिल्ट इन फ्रंटल प्लेन। पेल्विक टिल्ट यही कहता है कि पेल्विक या तो आपका हाइक कर जाएगा, अगर ये पेल्विस है तो या तो ये ऊपर हो जाएगा या ये ड्रॉप कर जाएगा, नीचे हो जाएगा। सो आइदर देयर विल बी पेल्विक हाइकिंग और देयर मे बी द पेल्विक ड्रॉपिंग इन द पेल्विस ड्यूरिंग द नॉर्मल वॉकिंग। ड्यूरिंग नॉर्मल गेट पेल्विस जो है आपका 4 से 5 डिग्री अवे फ्रॉम द स्टांस लेग स्विंग वाली तरफ पे गिरता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि जो हमारा पेल्विस है वो 4-5 डिग्री के लिए गिरता है स्विंग वाली साइड पर, बट एज द पेल्विस ऑन द स्विंग लेग इज ड्रॉप्ड, हिप एब्डक्टर दैट इज ग्लूटियस मीडियस ऑफ द स्टांस हिप दे कंट्रोल द पेल्विक टिल्ट। ये हमने बात ऑलरेडी कर ली थी कि नॉर्मली क्या है, ये ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस टाइम पर ये मसल जो है ये काम करेगी। ये देखो, ये मसल ने काम करना है। अब अगर इस मसल ने काम करा तो इसने काउंटर फोर्स लगाई और ये एरिया आपका ऊपर चला गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, सो एक पेल्विक ड्रॉपिंग एंड ये चीज चलती रहती है। लेकिन अगर मान लो किसी को ग्लूटियस मीडियस में वीकनेस है, पोलियो का पेशेंट है ना, या हमारा स्ट्रोक पेशेंट्स में भी हो सकता है, TKR THR के बाद भी ये चीजें कॉमन है ऑर्थोपेडिक केसेस के अंदर, देन अल्टीमेटली क्या होगा कि पेशेंट के ग्लूटियस मीडियस में वीकनेस थी, वीकनेस की वजह से वो होल्ड नहीं कर पाया, स्विंग वाली लेग को नीचे गिरने से बचा नहीं पाया, और जब पेशेंट चलेगा सो देयर विल बी अ ड्रॉप इन दी pelvic on the swing side, and this is called as Trendelenburg sign। ठीक है, Trendelenburg gait भी कहते हैं अगर बंदा ऐसे ही चलेगा बार बार। ठीक, अगर ये दोनों जगह हो जाए, इधर की तरफ भी गिर रहा है, जब दूसरी वाली दोनों साइड की ग्लूटियस मीडियस वीक है, तो जब स्विंग में ये वाला पैर है इधर का गिर जाएगा नीचे, जब स्विंग में दूसरा वाला पैर जाएगा उधर का पेल्विस भी ड्रॉप करेगा, तो बंदा कैसे चलेगा, ऐसे 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 करके चलेगा बार बार। एंड दिस काइंड ऑफ गेट इज कॉल्ड एज वॉडलिंग गेट। सो जो वॉडलिंग गेट है एक्चुअल में ट्रेडलेनबर्ग जब दोनों तरफ हो जाता है उसी को हम वॉडलिंग गेट कह देते हैं। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज द नी फ्लेक्शन। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब स्विंग फेज में 3 फेज होते हैं, पहले एक्सीलरेशन होता है, उसमें भी रैपिड नी फ्लेक्शन चाहिए, उसके बाद आप मिड स्विंग में आते हैं, वो नॉर्मल है, जब आप डी एक्सीलरेट करते हैं तो आप धीरे धीरे नी को एक्सटेंड करते हैं। तो यही बोला गया है कि जो क्वाड्रिसेप मसल है वो अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री नी को फ्लेक्शन करवाती है मिड स्टांस पे। जब हम मिड स्टांस पे होते हैं तब भी आपका नी थोड़ा सा क्या है, फ्लेक्शन में होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है, ये जो 3 डिटर्मिनेंट हमने पढ़े हैं, पेल्विक रोटेशन, पेल्विक टिल्टिंग एंड नी फ्लेक्शन, ये तीनों ही COM की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिड्यूस करते हैं बाय 2.5 सेंटीमीटर। एंड अल्टीमेटली इससे क्या होगा, आपकी वॉकिंग के टाइम पे एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, फैटीग आपको कम होगा और आपके गिरने के चांसेस कम होंगे और आपका गेट स्मूथ चलेगा। फैटीग इसमें क्या है, कम होगा। अब बताओ यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है नी एंकल एंड फुट मोशन। ये बहुत सिंपल डिटर्मिनेंट है। ये कहता है कि भाई जो नी है, जो एंकल है और जो फुट है, ये तीनों एक ट्रेन की तरह है। जैसे ट्रेन में अलग अलग डब्बे होते हैं, ये उसी तरीके से तीनों हैं और तीनों मिलकर काम करते हैं। नी में कोई ऑल्ट्रेशन आएगी तो एंकल में प्रॉब्लम आ जाएगी, एंकल में कोई दिक्कत आएगी तो नी पे अबनॉर्मल फोर्स लगने लगेगी, एंकल में कोई दिक्कत आएगी तो फुट पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं होगा। तो नी, एंकल एंड फुट ये तीनों ही सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं, सो दैट अगेन टू कंजर्व द एनर्जी, टू प्रिवेंट द सडन चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो स्मूथ सेंटर ऑफ मास आपका मूव होगा, स्मूथ एंड एफिशिएंट आपका जो गेट है वो चल पाएगा। लास्ट हमारा होता है लैटरल पेल्विक मूवमेंट। लैटरल पेल्विक मूवमेंट ये है कि जब आपका पेल्विस है वो साइड टू साइड भी शिफ्ट होता है। सो दिस रेफर टू साइड मूवमेंट ऑफ द पेल्विस अकरिंग विद ईच स्टेप। जैसे ही आप कदम लोगे, जिस साइड का कदम आगे बढ़ाया, जैसे अगर मैंने राइट वाले पैर को आगे बढ़ाया तो पेल्विस उस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होगा, फिर लेफ्ट वाला आगे बढ़ाया तो थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट होएगा। ठीक है, सो पेल्विक शिफ्ट लेफ्ट या राइट पर होता है, वेट बियरिंग लिम्ब की तरफ होता है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी मिल पाती है
एंड द अमाउंट ऑफ लैटरल स्वे डिपेंड करता है आपके बेस ऑफ सपोर्ट पर। अगर आपका बेस ऑफ सपोर्ट देखो बहुत चौड़ा है तो आपका कितना ज़्यादा लैटरल स्वे है, लेकिन अगर आपका बेस ऑफ सपोर्ट छोटा है, विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपका जो लैटरल स्वे है वो भी कम होगा। तो डिपेंड करता है कि कोई इंसान कितने पैर खोल कर चलता है। तो ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं सारी की सारी, ये आपने पढ़ लिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट के बारे में सब कुछ। अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी काइनेमैटिक्स की, लेकिन उससे पहले मतलब अब प्रैक्टिकल पे ही बात करेंगे। लेकिन एक ये स्लाइड मैंने आपको और दिखानी है कि देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ योर बॉडी। जब हम गेट साइकिल की बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वन इज द पैसेंजर यूनिट एंड वन इज द लोकोमोटर यूनिट। पैसेंजर यूनिट कह रहे हैं कि ये सिर्फ जा रही है, ये एक काइंड ऑफ ऑटो है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऑटो है, और ये ऑटो के अंदर कोई सवारी बैठी हुई है, पैसेंजर बैठा हुआ है। तो पैसेंजर थोड़ा ना उसमें कुछ भी कर रहा है, चल तो ऑटो रहा है ना सिर्फ। तो जब हम चलते हैं, जब हम गेट साइकिल की बात करते हैं, वॉकिंग की बात करते हैं, सो सिर्फ हमारी लोअर लेग्स काम कर रही होती है, हमारा जो लंबर एरिया है वो काम करता है, लंबर काम करता है, लंबोसेक्रल जॉइंट काम करते हैं सारे। देन वी हैव दिस पेल्विस, हमारा पेल्विस काम करेगा, हिप जॉइंट काम करेगा, नी जॉइंट काम करेगा, एंकल जॉइंट काम करेगा, सब टेलर जॉइंट है, देन आपके जो फुट के छोटे जॉइंट्स है, स्मॉल जॉइंट्स है, वो काम करेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा जो आपका वॉकिंग वाला पैटर्न है वो मेजरली इतना एरिया ही है जो आप चलता है आगे की तरफ। इसके ऊपर ये जब चलता है तो किसका वजन उठाता है, आपके हेड का, आपकी आर्म्स का और आपके ट्रंक का। हेड का वजन उठाएगा, आर्म का वजन उठाएगा और आपके ट्रंक का वजन उठाएगा, तो हम इसको बोलते हैं हैट। तो हैट जो है वो पैसेंजर यूनिट बना रही है, यानी हेड, आर्म एंड ट्रंक। ये हेल्प करती है कहीं ना कहीं, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है आपकी गेट साइकिल के अंदर, ठीक है। और जो आपका लोकोमोटर यूनिट यानी आपका लोअर लिम्ब, आपकी लंबर स्पाइन, आपका पेल्विस एरिया, ये सारा एरिया आपका जो है लोकोमोटर यूनिट है, यानी कि ये बेसिकली काम करेगा आपकी वॉकिंग के अंदर, प्लस ये सपोर्ट करेगा इस हैट के वेट को, ठीक है। तो ये हमने बॉडी सब डिविजन्स पढ़ी। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे उतरते हैं, फिर देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें और इसमें कर सकते हैं कवर, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तब तक आप लोग अपने माइंड में एक चीज इमेजिन कीजिए कि जब कोई इंसान कुर्सी से उठता है तो वो कैसे उठता है। हम बात करते हैं सिट टू स्टैंड करो, सिट टू स्टैंड करो। सिट टू स्टैंड वो कैसे करता है, एक बार आप पहले उसका एनालिसिस अपने माइंड में सोचिए। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू कि लिफ्टिंग कैसे करता है, स्टेयर पे कैसे चढ़ता है, स्टेयर गेट क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ सिट टू स्टैंड को अपने माइंड में एक बार एनालाइज करिए, अलग अलग फेजेस में तोड़ने की कोशिश करिए, जब हम उठ रहे हैं तो हम कैसे उठ रहे हैं। देन आई विल एक्सप्लेन यू।
ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, अगर हमें एक पेशेंट को सिट टू स्टैंड में देखना है कि उसका एनालिसिस क्या है। सिट टू स्टैंड क्यों देख रहे हैं कि जब भी कोई इंसान चलना शुरू करता है तो पहले वो कहीं बैठा हुआ होता है, हमेशा हमेशा ऐसा तो नहीं हम चलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, फिर हम उठते हैं, देन हम चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिट टू स्टैंड का एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सिट टू स्टैंड किसी का पुअर है, बहुत ज़्यादा वीक है, सो अल्टीमेटली देखा गया है कि उसका वॉकिंग या उसका गेट जो है वो भी इन्वॉल्व होता है, वो भी खराब होता है कई ऐसे सिनेरियोस के अंदर। ठीक है, सो लेट आई विल बी शोइंग यू द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सिट टू स्टैंड एनालिसिस। आप सब भी अपने माइंड में चीज़ों को इमेजिन करते रहना और जहाँ डाउट आए पूछ लेना। ठीक है, अभी इस टाइम पे जो पेशेंट है वो बैठा हुआ है, या कोई इंडिविजुअल जो भी है वो बैठा हुआ है। अगर मुझे इसका सिट टू स्टैंड एनालिसिस देखना है, आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप बिना अपनी कमर आगे करे खड़े हो सकते हैं? तो मैंने इस पे यहाँ पे हाथ रख दिया और मैं इसको कह रहा हूँ खड़ा हो, खड़े होइए, करके देखो खुद, क्या आप बिना अपने ट्रंक को ऐसे आगे करे खड़े हो सकते हो? थोड़ा सा भी आगे नहीं करना है, ट्रंक फ्लेक्शन नहीं करनी है, यानी इज इट पॉसिबल और नॉट? नो, इट मींस व्हाट कि जब हम बात करते हैं वॉकिंग या सिट टू स्टैंड की, तो जो हमारा पहला फेज होता है वो होता है फ्लेक्शन फेज, कि जब आपने खड़े होना है तो जो आपका फर्स्ट फेज होगा दैट विल बी दी फ्लेक्शन फेज, कि आपको पहले अपने ट्रंक को आगे फ्लेक्शन करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने ट्रंक की फ्लेक्शन नहीं कर रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड एंड गेट अप फ्रॉम दी चेयर। सो नाउ लेट्स सी वंस अगेन, उठो, पहले ये क्या हुआ है, उठते समय उठने के लिए उठिए, आगे आया, so, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन फेज। तो जब भी आपका कोई पेशेंट सिट टू स्टैंड करता है, आपको बहुत ध्यान रखना है, सिट टू स्टैंड इज नॉट अ स्मॉल एक्सरसाइज, it gives you immense ideas of the pathologies and the muscular imbalances going on in the body. तो सबसे पहले आप देखोगे कि पेशेंट का ट्रंक फ्लेक्शन आ गया, ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है पेशेंट, खड़े हो जाओ, ट्रंक फ्लेक्शन हुआ और ज्यादा, देन खड़े होइए, नी पे फ्लेक्शन, नी पे वजन जा रहा है, उसके बाद ये सीधा हो रहा है, बैठ जाओ। तो यानी पहला फेज हमारा होता है फ्लेक्शन फेज। दूसरा फेज होता है कि अब यहां से फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाना है, दिस इज कॉल्ड एज मोमेंटम ट्रांसफर फेज। पहला फ्लेक्शन फेज हुआ, फिर फ्लेक्शन का मोमेंटम को एक्सटेंसर में चेंज कर दिया गया, तीसरा आ गया एक्सटेंशन फेज। अब ये सीधा खड़ा है, सीधे खड़े खड़े क्या हो सकता है, स्वे हो सकते हैं, आगे पीछे का स्वे या साइड का स्वे हो सकता है। तो इसके लिए आपकी बॉडी की मसल्स, ब्रेन, इसको यहाँ पे सेरिबेलम, ट्रैक्ट, वो सब वेस्टिबुलर सिस्टम इसको सीधा खड़ा करके रखेंगे। बट अगर किसी पेशेंट के ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, या लेट अस कंसीडर कोई सेरिबेलर पैथोलॉजी है, एटेक्सिया, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन व्हिच द बैलेंस इज इंपेयर्ड, सो व्हाट विल हैपन कि पेशेंट पहले खड़ा तो हुआ, खड़ा या तो हिल बहुत रहा है, या फिर देयर आर चांसेस ऑफ मुझे पकड़ेगा। जब भी आपका पेशेंट होता है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे से पकड़ता है, वो मुझे पकड़ने लगेगा। तो इससे मुझे क्या आइडिया लगेगा, मुझे ये आइडिया लगेगा कि अगर मुझे गेट साइकिल में मेरे पेशेंट को चलाना है, वो सीधा तो खड़ा नहीं हो सकता, गेट में तो हम बार बार एक पाँव पे वेट ले रहे हैं, फिर दूसरे पाँव पे वेट ले रहे हैं, तो फिर हम कैसे इमेजिन करें कि वो प्रॉपर्ली चल पाएगा। ठीक है, सो जब भी आप सिट टू स्टैंड एनालिसिस कर रहे हैं, पहले ये करिए, देन गेट एनालिसिस करिए। पहले स्टेशनरी एनालिसिस तो करो, क्या पता उसका बैलेंस इतना पुअर हो कि वो एक जगह पे खड़ा ही नहीं हो पाए, वो स्टेशनरी स्टैंडिंग या स्टैटिक बैलेंस उसका पुअर है। गेट कम्स अंडर द डायनामिक बैलेंस। तो गेट असेस करने से पहले ऐसी छोटी मूवमेंट्स को आप एक बार एनालिसिस करें, उसके बाद आप डिटेल गेट एनालिसिस की तरफ जाएं। तो पहला फेज दोबारा से एक बार देखते हैं, पहले देखते हैं नॉर्मल केसेस में क्या होगा। नॉर्मल में फ्लेक्शन फेज, देन मोमेंटम ट्रांसफर फेज, एक्सटेंशन फेज, देन स्टेबलाइजिंग फेज, स्टेबलाइज्ड है। बैठ जाओ। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग घर पर कभी भी सिट टू स्टैंड ऐसा करते हैं कि हम बस खड़े होकर खड़े ही रह गए? हम ऐसा करते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई फ्लेक्शन करी, खड़े हो गए, खड़े ही हैं। नहीं, हम खड़े होते ही चलने के लिए हैं। अगर आप लोगों को भी, अब आप उठोगे चलोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा मन कर रहा है मैं यहीं खड़ा रहूं, आधे घंटे के लिए खड़े होना है मुझे, है ना। सो जो स्टेबलाइजिंग फेज है, लास्ट वाला फेज है, वो इतना ज्यादा हम असेस नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी पेशेंट जो है वो खड़ा नहीं रहता, वो चलना शुरू कर देता है।
तो वो स्टैटिक वाले बैलेंस से डायनेमिक बैलेंस के अंदर अपने आप को शिफ्ट करता है। मैं बैठा हुआ हूं, दिस इज माय स्टैटिक बैलेंस। आई एम डूइंग सिट टू स्टैंड डायनेमिक बैलेंस। अब मैं खड़ा हो गया हूं तो स्टैटिक बैलेंस, लेकिन मैं खड़ा नहीं रहूंगा, मैं चलने लग गया, अगेन इट बिकम्स ए डायनेमिक बैलेंस। So you have to see that how you are shifting from static balance to the standing balance. Now tell me, जब भी आप sit to stand analysis देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले फ्लेक्शन फेज देखोगे। सबसे पहले क्या देखोगे बताओ भाई? फर्स्ट फेज इज फ्लेक्शन फेज। फ्लेक्शन फेज। उसके बाद फ्लेक्शन का मोमेंटम एक्सटेंशन में शिफ्ट कर रहे हैं, मोमेंटम ट्रांसफर फेज। ठीक है, देन एक्सटेंशन फेज। एंड अगर हम खड़े रह गए देन इट बिकम द स्टेबलाइजिंग फेज। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? एनी डाउट? नो सर। नो, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर इन दिस अगेन। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या डेविएशंस हमें देखने को मिल सकती है। अगर मेरा पेशेंट खड़ा हो रहा है, अगर उसके ट्रंक फ्लेक्शन, उसका कोर बेहद वीक है, तो वो ट्रंक फ्लेक्शन तो कर ही नहीं पा रहा, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे अपने पेशेंट को सपोर्ट देना पड़ रहा है कि सर यहाँ से होल्ड कर लो। ऐसे आपने होल्ड कर लिया, मैंने बोला आगे, मैंने पैसिवली करवाया और अब मैंने बोला खड़े हो गए। तो अब इस टाइम पर उसकी कौन सी डिमांड बढ़ गई? बैठो। फ्लेक्शन तो वो खुद से नहीं कर पाया, तो उसकी डिमांड किस चीज की बढ़ गई? एक्सटेंशंस को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो फ्लेक्शन करी थी और मोमेंटम एक्सटेंशन में शिफ्ट हुआ था। सो एक्सटेंसर के पास हमने खुद से एक मोमेंटम दे दिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो पा रहा क्योंकि फ्लेक्सर्स में वीकनेस है। तो एक्सटेंसर मसल्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। सो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करवाना है? आपको पेशेंट के फ्लेक्सर्स पर काम करने की जरूरत है। समझ आई? क्लियर? अच्छा, अगर किसी पेशेंट के एक्सटेंसर वीक है तो पेशेंट क्या करेगा? खड़े हो जाओ। और आपके एक्सटेंसर अगर वीक हो तो या तो एक्सेसिव बेंडिंग कर रहा है, देखो एक्सेसिव ट्रंक लीन, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्शन का मोमेंटम चाहिए, तभी वो इतना सारा फ्लेक्शन का मोमेंटम लेकर उसको एक्सटेंशन में शिफ्ट कर पाएगा। क्लियर? सो इफ द एक्सटेंसर मसल्स आर वीक, पेशेंट बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है, अब उठने के लिए वो अपने हाथों का यूज करेगा, क्योंकि घुटने तो फ्लेक्शन में है ना, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में नी पे जाना है, तो वो क्या करेगा? हाथों से नी को सपोर्ट करके टाइट करके फिर धीरे 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 सीधा होगा। समझ आई? यस सर। ठीक। अब अगर मेरा पेशेंट ऐसा मतलब इस तरीके से चल रहा है, मैंने इसको बोलना है कि आप वॉक करो, और वॉक करते टाइम भी वो क्या करेगा? अपने घुटने पर, मान लो इस घुटने में दर्द था तो इस पे हाथ रख के चल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ये कैसा गेट हुआ? दिस इज कॉल्ड एज हैंड टू नी गेट। हैंड टू नी गेट, व्हिच इंडिकेट कि क्वाड्रिसेप, जो कि एक एक्सटेंसर मसल है, ये वीक है। तो अगर क्वाड्रिसेप वीक थी तो उसने हाथ रख के क्वाड्रिसेप के फंक्शन को एक्टिवेट करा है। समझ आई? तो दिस गेट इज द क्वाड्रिसेप गेट। अब इसको अगर आपको चेक करना था पेशेंट के बिना चले, आप इसको कहां सिट टू स्टैंड में भी चेक कर सकते थे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नो सर। No doubt. Okay, sit to stand analysis is completed. Let's move on the next phase, that is stair climbing. देखो stair climbing भी गेट का ही पार्ट होता है, हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब गेट का ही पोर्शन है। स्टेयर गेट भी पढ़ते हैं, पर आप बैचलर्स लेवल में वो चीजें नहीं पढ़ते हो कि स्टेयर गेट या रनिंग गेट पढ़ना है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, लेट अस, अभी आपको नजर नहीं आ रही, इसको थोड़ा नीचे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्टेयर आपको नजर आ रही है, एक स्टेप है। स्टेयर गेट का मतलब सीढ़ी पे चढ़ना। ठीक है, अब जब मेरा पेशेंट सीढ़ी पे चढ़ेगा तो अगेन घुटने पे फ्लेक्शन हो रही है और उसको इस नी पर पूरा एक्सटेंशन करते हुए ऊपर आओ, चढ़ो जैसे चढ़ते हैं, नी को एक्सटेंड करते हुए वेट को नीचे शिफ्ट करना है, उतरो। जब हम नॉर्मली चल रहे थे, नॉर्मली पैर उठा के यहाँ रखो, तो घुटने पे कितनी फ्लेक्शन हुई थी हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा, ओनली 15 डिग्री। सो वी ओनली नीड 15 डिग्रीज, 10 to 15 degrees flexion during the mid stance at the knee joint. ठीक है,
for the better efficient gate to prevent the center of mass displacement, to conserve the energy. But when we talk about the stair gate, तो देखो hip flexion कितनी ज्यादा करनी पड़ रही है, इधर रखो धीरे धीरे ना, hip flexion हुई, फुट रखा गया, अब नी फ्लेक्शन में है बहुत ज्यादा, अब नी पर एक्सटेंशन की डिमांड बढ़ गई, ज्यादा फोर्स लगाकर वेट को शिफ्ट करके ऊपर जाना पड़ेगा, समझ आ गई? जब हम स्टेयर गेट देखते हैं तो उस टाइम पर आपके हिप फ्लेक्शन में ज्यादा जान होनी चाहिए, आपके नी में ज्यादा जान होनी चाहिए। अगर एक पेशेंट आया कि सर हम चल तो सही रहा है, गेट सही लग रहा है हमें, लेकिन उसने बोला सीढ़ी चढ़ने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो उसका आप स्टेयर गेट एनालिसिस करके देखेंगे, उसमें आपको हिप फ्लेक्सर, नी के एक्सटेंसर और हिप और नी के एक्सटेंसर्स, उनकी स्ट्रेंथ भी एनालाइज करनी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्शन करो, दोबारा रखो, अब अगर इतनी फ्लेक्शन करी है तो इतनी एक्सटेंशन भी तो चाहिए ना, तभी तो वापस सीधा होगा, तो फ्लेक्शन डिमांड ज्यादा है तो एक्सटेंशन की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा है। क्लियर है? कोई डाउट? डन एवरीवन? Yes, sir. Okay. Now the next concept is the Trendelenburg gate, जो हमने थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लिया था। इधर आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका पेशेंट है वो इस तरीके से अभी वो चल रहा है, थोड़ा आगे जाओ, स्विंग में जाओ, नॉर्मल है, पेल्विस बिल्कुल बराबर, ठीक। लेकिन अगर स्विंग में करो एक पैर, लेकिन ये पेल्विस क्या करता है, नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो उधर की ग्लूटियस मीडियस क्या करेगी, इसको ऊपर कर देगी, पेल्विस को बैलेंस कर देगी। अगर ये ऐसे ऐसे करके चलेगा, चलना एक बार ऐसे करके थोड़ा, अगर ये ऐसे स्विंग वाली साइड नीचे गिराओ, हाँ ऐसे करके चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रेंडेलेनबर्ग गेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों साइड ऐसे करके चल रहा है, दोनों साइड ऐसे करके चल रहा हूं गिर कर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉडलिंग गेट हो जाएगा। अब अगर मान लो दोनों साइड में ही गड़बड़ है, तो चलना तो है हमें, तो हम पेशेंट क्या करने लगता है, वो अपने ट्रंक को लैटरल लीन करने लगता है, ठीक है। स्विंग में जाओ, एक पैर को स्विंग में करो, अब इधर तो जान है नहीं, क्या करें, तो ये क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा, स्टांस वाली साइड पर लीन होकर चलेगा, ठीक है। स्टांस, वो पैर को आगे लेके जाओ, हील स्ट्राइक करो, नॉर्मल, ठीक है, ये ठीक। तो अगर आपका पेशेंट इस तरीके से चल रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, ऐसे ऐसे बार बार हो रहा है, तो ये आपने वो देखा जो कोरस में लड़कियां गाती हैं, ऐसे से हिल हिल के गाती हैं करके, देखा है कि नहीं, बताओ जल्दी। नहीं देखा तो सुना है कहीं? कोरस में वो टीवी वगैरह में आती है, वो ऐसे जो क्या क्या करते हैं, वो चीयर्स करती हैं ना, वो ऐसे से हिलती हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोरस गर्ल गेट। इसको हम कोरस गर्ल गेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्किंसन के टाइप पर। अगर किसी पेशेंट को पार्किंसन है, बेसल गैंग्लिया में डिसऑर्डर है, तो मूवमेंट्स की स्मूथनेस जो है वो बिगड़ जाती है। तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को लगता है कि उसका पाँव जो है वो जमीन के साथ चिपक गया। मैं खड़ा हूं ऐसे, मुझे बोला आगे आओ, मुझे समय लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर चिपक चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि पेशेंट को क्या हो रहा है, फ्रीजिंग ऑफ गेट हो रही है। क्या हो रही है, बोलो भाई, क्या हो रही है? फ्रीजिंग ऑफ गेट। फ्रीजिंग ऑफ गेट का मतलब होता है कि पेशेंट को ये लग रहा है कि जो उसका पैर है वो जमीन के साथ चिपक चुका है, ठीक है। एक बार वहां दोबारा खड़े हो, ठीक। अब मैंने पेशेंट को बोला आगे, एक पैर आगे रखो, आगे आओ, और पेशेंट को टाइम लग रहा है इस पैर को उठाने में। सो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को फ्रीजिंग ऑफ गेट महसूस हो रही है। अब जो फ्रीजिंग ऑफ गेट महसूस होती है पार्किंसन पेशेंट को, वो भी अलग अलग तरीके से होती है, आपको ये भी चेक करना आना चाहिए। कैसे? एक होती है इनिशियल हेजिटेशन, ये है इनिशियल हेजिटेशन, शुरू करने में दिक्कत आ रही है, शुरुआत करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब नॉर्मल चलते हुए आओ, टर्न लो धीरे धीरे, फ्रीजिंग के साथ टर्न लो। अब जब इसने टर्न लिया तो रुक गया, जब मैंने बोला टर्न लेना है तो रुक गया, इसको बोलते हैं टर्न हेजिटेशन। तो या आपको इनिशियल हेजिटेशन आएगी, शुरुआत करने में आपका पैर आपको लग रहा है कि चिपक गया जमीन के साथ,
या जब आप टर्न कर रहे हैं आपको तब हेजिटेशन हो रही है, टर्न हेजिटेशन आ रही है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि मैंने पेशेंट को बोला कि इसके अंदर से आपने आना है, ये दोनों चेयर्स के बीच में से आओ, यहाँ आके आपको हेजिटेशन होगी, आओ। चल रहा था, यहाँ पर आके इसको लग गया, मैं चिपक गया मेरे पैर, यहाँ जब ये इधर आया, नैरो पाथवे के बीच में आया, जब हमने एरिया नैरो कर दिया, चैलेंजिंग कर दिया, तो मेरे पेशेंट को लग रहा है कि अरे मैं कैसे निकलूंगा, रुक गया, फिर धीरे धीरे छोटे से कदम लेकर बढ़ा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को जब हमने ऑब्स्टेकल दी तब उसको ऑब्स्टेकल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जब हमने इन्वायरमेंटल चेंज करा तब हेजिटेशन आई, तो इसको बोल सकते हो कि बेस ऑफ सपोर्ट हेजिटेशन, ठीक है, या नैरो पाथवे हेजिटेशन। सो एक तो शुरुआत पे आई इनिशियल हेजिटेशन, टर्न पर आएगी तो टर्न हेजिटेशन, नैरो पाथवे में आएगी तो आपकी हो जाएगी नैरो पाथवे हेजिटेशन या फिर एनवायरमेंटल हेजिटेशन। चौथी आपकी हो सकती है लेग ट्रेम्बलिंग। लेग ट्रेम्बलिंग में क्या होगा कि पेशेंट की लातें बहुत ज्यादा कप कपाएंगी चलते समय, आओ चलो, बस यही चिपक गई और कांपने लग जाओ, ऐसे से थोड़ा सा तेज करो, नजर नहीं आ पा रही, ऐसे कांप रही है, ठीक है, ट्रेम्बलिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो ये भी आपका फ्रीजिंग ऑफ गेट का एक एस्पेक्ट जो है ये हो सकता है, ठीक। सो ये हमने फ्रीजिंग ऑफ गेट वाले एपिसोड पढ़े। अब अगर किसी को फ्रीजिंग ऑफ गेट है, वो छोटे छोटे कदम ले रहा है, छोटे छोटे कदम लो, पीछे जाओ, छोटे छोटे कदम लेके आओ, शॉर्ट स्टेप लेंथ, काइफोसिस में चले जाओ, ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया इस पेशेंट को, और फास्ट तेज तेज करो, पीछे वापस वहां जाओ, नहीं यहीं से उल्टा जाओ, इनको एक और कंसेप्ट बताऊंगा मैं, ऐसे ही जाना उल्टा, हाँ जाओ धीरे धीरे, चलो चलो रुक जाओ। अब मैंने इसको उल्टा क्यों चलवाया है, क्योंकि पार्किंसन के पेशेंट का सिर्फ फॉरवर्ड वॉकिंग इफेक्ट नहीं होती, उसकी बैकवर्ड वॉकिंग भी इक्वली इफेक्ट होती है, ध्यान रखना। रेट्रो वॉकिंग, फॉरवर्ड वॉकिंग दोनों ही पार्किंसन पेशेंट्स की इफेक्ट हो सकती है। सो ये पेशेंट क्या कर रहा है, पीछे जाओ, दोबारा फास्ट चल के आना है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज फेस्टिनेटिंग गेट, पार्किंसोनियन गेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज पार्किंसोनियन गेट और द फेस्टिनेटिंग गेट इन व्हिच द पेशेंट टेक शॉर्टर स्टेप, पीछे से आओ, शॉर्ट स्टेप ले रहा है, काइफोसिस है, आप देखोगे पेशेंट की आर्म्स मूव नहीं कर रही, आर्म स्विंग भी नहीं है, हो सकता है बीच में रुक जाए, रुक गया, फ्रीजिंग ऑफ गेट का एपिसोड आ गया, फिर धीरे धीरे कदम लेके चलने लग गया, तो दिस इज कॉल्ड एज फेस्टिनेशन गेट या फिर आपका पार्किंसोनियन गेट। उसके बाद हमारा आ जाता है हेमीप्लीजिया, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया, ठीक है, तो अगर मेरा ये पेशेंट है, चलो मैं ही पेशेंट हूँ अभी, अगर मुझे स्ट्रोक हो गया है, ठीक है, मेरी इस साइड पे स्ट्रोक हुआ है, लेफ्ट वाली साइड पे इधर स्ट्रोक है, तो अगर स्ट्रोक है तो ये वाला पैर तो ठीक है, इस पैर पे स्विंग इधर, लेकिन जो रेक्टस फेमोरिस मसल है, क्वाड्रिसेप है, उसमें स्पास्टिसिटी हो गई, आपकी जो गैस्ट्रोसोलियस है, काफ मसल है, उसमें स्पास्टिसिटी हो गई। गैस्ट्रोसोलियस मसल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल व्हिच गिव्स अ पंप टू द ग्राउंड, जिससे आपका फॉरवर्ड प्रोपल्जन हो पाता है, ठीक है। तो अगर मेरी इस साइड पर स्पास्टिसिटी हो गई, सो व्हाट विल हैपन कि मैं अपने नी को, एक्सटेंडेड ही रह रहा है मेरा नी, हाइपर एक्सटेंशन में चला गया, देखो नॉर्मल ऐसा है लेकिन ये ऐसा हो गया, हाइपर एक्सटेंशन में चला गया, सो नी फ्लेक्शन तो मैं कर ही नहीं पा रहा, ठीक। हिप फ्लेक्शन भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्स का कुछ पोर्शन इज हेल्पिंग इन द हिप फ्लेक्शन एज वेल। सो अब क्या हो रहा है कि मुझे अपने एब्डक्टर्स पे काम करके इसको सरकमडक्ट हाफ घुमा कर लाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, पहले हाइपर एक्सटेंड हो गया नी, और मैंने घुमाकर उसको आगे की तरफ रखा, घुमाकर, तो जब इसको घुमाकर आगे की तरफ रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द सर्कमडक्टरी गेट, क्योंकि आप हाफ सेमी सर्कल बना रहे हो, so this is the circumductory gait, also known as the hemiplegic gait, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट? नो सर। अच्छा अब एक बात बताओ, मुझे अपने स्ट्रोक के पेशेंट को, हेमीप्लेजिक गेट वाले पेशेंट को सिखाना है स्टेपिंग, इस स्टेपर पे मैं चलवा रहा हूँ, अभी मैं लो हाइटेड स्टेपर नहीं, इसी वाले पे चलवा के दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ एक आइडिया लीजिए कि हाउ कैन वी डू दैट, कैसे हम उसको ट्रेन कर सकते हैं कि उसका ये जो सर्कमडक्शन है वो कम हो जाए, ठीक है। अभी अगर पेशेंट ने चढ़ना है स्टेपर पे, तो कैसे चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, सही वाला पैर तो नॉर्मल रख लो, अब सही वो वाला कैसे आएगा, घुमा फिर आकर आ रहा है या नीचे रखो, अब पहले मान लो उसको ही रखना है, रखो उसको, रख ही नहीं पा रहा, घुमा कर आ रहा है,
ठीक है, सिमेट्री बिगड़ रही है। व्हाट आई कैन डू इज, हम चप्पल रख, मतलब छोटा सा स्टेपर लेकर आऊंगा, दूसरे स्टेपर पे दिखा रहा हूं, उस पे आपको समझ आएगा। गिव मी अ मिनट। वीडियो बंद हो गई क्या? आ जाओ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम पेशेंट को कैसे गाइड कर सकते हैं कि हमने उसको स्टेपर पे चलवाना है। ठीक, पेशेंट यूजुअली कैसे चल रहा था, एक पैर नॉर्मल रख लो पहले, दूसरा वाला कैसे ला रहा था, ऐसे, और वो भी साथ में नहीं ला पाता है, वो इधर ही कहीं आके टक टिक जाता है। ठीक है, अब मुझे इस चीज को रोकना है। व्हाट आई हैव डन इज, मैंने दोनों साइड पे चप्पल रख दी, इधर भी एक चप्पल रख दी और इधर भी एक चप्पल रख दी। सो यू हैव पुटेड योर स्लीपर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ योर स्टेपर। नाउ मेरा पेशेंट खड़ा है, सही वाला पैर तो रख लेगा। अब इस वाले पेशेंट को मैंने बोला है कि आपका पैर यहीं से जाना चाहिए। अब वो अभी भी तो या तो कोशिश करता रहेगा या फिर इसको घुमाकर लाएगा, चप्पल पे खड़ा हो जाएगा। अब इस चीज को मैं और कैसे तोड़ सकता हूँ, इस चीज को हम और ज्यादा तोड़ सकते हैं कि अगर मैं ये सेम एक्टिविटी बॉल के साथ करवा दूं, और मान लो अब इसकी अफेक्टेड साइड ये वाली है, इधर वाली साइड अफेक्टेड है, तो राइट बॉल वाली साइड की साइड अफेक्टेड है। अब खड़े हो, सही वाला पैर आ गया, इसको घुमाओ, घुमाएगा तो या तो दीवार अटकेगी, दीवार नहीं अटकेगी तो स्लीपर अटकेगा। तो अब इसको धीरे धीरे हम ट्रेन कर पाएंगे कि सेट करना। समझ आ गई? Okay. Now the ataxic gait. What is ataxic gait? Ataxia क्या होता है? कि हमारी वॉलंटरी जो मसल्स की मूवमेंट है वो इन कोऑर्डिनेशन में चली जाती है। हम चलना तो सीधा चाह रहे थे, लेकिन हम ऐसे ऐसे इधर को जा रहे हैं या इधर को जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पी हुई है। ड्रंकन गेट भी कहते हैं इसीलिए इसको हम। ठीक है, तो अटैक्सिक गेट में क्या है कि या तो आपके सेरिबेलम में कोई लीजन हो गया या कुछ भी ऐसा कोई इन्फाक्ट हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई जिस वजह से सेरिबेलम के लूप या वेस्टिबुलर सिस्टम के लूप्स बिगड़ गए। वेस्टिबुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, तो अगर सेरिबेलम में कोई दिक्कत है तो पेशेंट की मसल्स में एक जो सिग्नल जाता है कि इस तरीके से वी हैव टू वॉक, वो बिगड़ गया। तो अब मेरा पेशेंट कैसे चलेगा, वो कभी इधर को जा रहा है, कभी कहीं, कभी उधर, कभी इधर, कहीं पर भी जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अटैक्सिक गेट या फिर ड्रंकन गेट। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सिजरिंग गेट। सेंटर में इनर थाई में हमारे पास क्या होती है, इनर थाई में हमारे पास होती है एडक्टर मसल। अगर एडक्टर मसल टाइट हो गई तो पेशेंट दोनों लेग्स को क्रॉस करके चलने लगेगा। ज्यादातर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे देखोगे, तो अगर वो ऐसे चल रहा है क्रॉस करके कैंची की तरह, देन इट इज कॉल्ड एज एडक्टर सिजरिंग गेट। इसके लिए एडक्टर्स आपकी स्ट्रेचिंग्स या आपकी जो स्पास्टिसिटी रिलीविंग टेक्निक्स है, बोटॉक्स इंजेक्शंस वगैरह हैं, दे वर्क। ठीक है, अभी लास्ट कंसेप्ट में आपको एक बताने वाला हूँ, एंड दैट कंसेप्ट इज द यूजेज ऑफ द केन, कि हमें केन कब कहां कैसे यूज करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है कि ये केन पकड़ी हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने केन को यूज कैसे करना है और कहां करना है। ठीक, तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले एक आपको तभी ना इसको पकड़ना मत लीजिए, रख लो, कैसे खड़े हो, थोड़े से पीछे, बस थोड़ा आगे। ठीक है, एक पैर को स्विंग में कर दो। जब ये स्विंग में है, आप ये देखो मेरे दोनों हाथ जो है ये है इसका पेल्विस, अभी न्यूट्रल है। अगर इधर का अभी क्या होता है, ग्राउंड से एक नीचे फोर्स लग रहा है और ग्राउंड के साथ जो फोर्स लग रहा है उसमें उसको बोलते हैं एडक्शन मूवमेंट। इस वाले पैर पे एडक्शन मूवमेंट आ रही है, तो ये पैर ऐसे ना होकर एडक्शन की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, एडक्शन भी आ रही है और यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। सो जब आप एक पांव पे खड़े हैं, अगर आपकी मसल में वीकनेस है या कोई भी पैथोलॉजी सेट इन है, देयर इज अ ग्राउंड, मतलब एक तो नीचे ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्सेस प्लस एडक्शन मूवमेंट फोर्सेस लग रही है, एडक्शन में जा रहे हैं। अब अगर हमने इस केन को, वैसे तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो स्टांस वाली साइड है उसके ग्लूटियस मीडियस काम करते हैं और पेल्विक ड्रॉप को रोक लेते हैं। लेकिन अगर ग्लूटियस मीडियस स्टांस के वीक है, उठाओ, इस पे स्विंग में एडक्शन मूवमेंट और ग्रेविटी लग के पेल्विस ड्रॉप हो रहा है, तो उस टाइम पर हमें पेशेंट को पकड़ा दी केन। आपने देखा ना, मेजॉरिटी ऑफ लोग केन पकड़ के चलते हैं हमारे आसपास। जो लोग बुढ़े सही भी है वो भी कहते हैं केन दे दो, क्योंकि इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड नाउ, अच्छी सी केन होनी चाहिए हाथ में।
ठीक है। सो केन जो है अगर पेशेंट पकड़ रहा है तो एक तो उसकी हाइट वगैरह एडजस्ट होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ऑर्थोसिस एंड असिस्टेड डिवाइसेस एंड ऑल। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ एंड इन व्हिच हैंड द केन शुड बी केप्ट एंड व्हाई इट शुड बी केप्ट इन दैट हैंड। अगर मैं इसको उसी साइड के हाथ में पकड़ा दूंगा जिस साइड पे ड्रॉप हो रहा है, तो ये ड्रॉप और ज्यादा हो जाएगा, एडक्शन मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर पेशेंट की ये वाली साइड लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो उसका ऑपोजिट कॉन्ट्रालैटरल हैंड में आप इसको पकड़ाएंगे। दोबारा वैसे खड़े हो जाओ। कॉन्ट्रालैटरल में पकड़ाने से क्या होगा, ग्लूटियस मीडियस जिसको फोर्स प्रोडक्शन करना है उसको हेल्प मिलेगी, एब्डक्टर मूवमेंट क्रिएट होगी और दूसरे वाले की एडक्शन मूवमेंट को वो बैलेंस कर देगी एंड अल्टीमेटली जो पेल्विक लेवल आपके इम्बैलेंस हुए थे वो बेटर होंगे। कुछ समझ नहीं आया तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने पेशेंट को केन पकड़वा रहे हैं, सो केन शुड ऑलवेज बी केप्ट इन द कॉन्ट्रालैटरल हैंड। जिस हाथ में जिस साइड से दिक्कत है उसके ऑपोजिट वाली साइड पर आप केन को पकड़ाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से एक बारी गेट एनालिसिस की। कि गेट, वैसे तो मैंने आपको सारा एनालिसिस बता दिया है मोस्टली, जो हमारा मेजर क्लिनिकल वाला होना चाहिए था। ठीक है, गेट एनालिसिस के अंदर आपको ऑब्जर्वेशनल, देखो मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप ऑब्जर्वेशनल गेट एनालिसिस कर लेते हैं ना, तो उससे बेटर कुछ नहीं है कि मैंने ऑब्जर्व करके पता लगा लिया कि इस साइड के गेट में या इस वाले पैरामीटर्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग एडवांस सॉफ्टवेयर वाली चीजें, वीडियोग्राफी एंड ऑल, लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि गेट मैट होती है, एक मैट होती है, उसमें बहुत सारे सेंसर होते हैं। वो सेंसर्स पता लगा लेते हैं कि आपकी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कितनी है, आपकी बॉडी से सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे अलाइंड है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, आपकी सीओजी, आपकी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो गेट मैट एक न्यू टेक्निक है। इसके अलावा भी है फोटो ऑप्टिकल डिवाइसेस। फोटो ऑप्टिकल डिवाइसेस में जैसे सॉफ्टवेयर है, गेट ऑन है, गेट राइट है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं दे कम अंडर दी फोटो ऑप्टिकल डिवाइस, यानी कैमरे के थ्रू, 3D विजन के थ्रू, है ना, अलग अलग जगह से कैमरा आ रहा है जो बता रहा है कि अच्छा इतना घुटना मुड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है, उधर ज़्यादा दिक्कत है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ह्यूमन गेट एंड हाउ द थिंग्स आर मूविंग। एनी डाउट, एनीबॉडी ऑफ यू? कोई भी डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट, समझ आ गया जितना बताया है? समझ आया? जितना बताया उतना समझ में आया है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब पेशेंट जब भी देखोगे पहले खुद से ऑब्जर्व करना है, एंटीरियर व्यू देखना है, पोस्टीरियर व्यू देखना है, लैटरल व्यू देखना है, उसके बाद सिट टू स्टैंड का एनालिसिस करना है कि कैसे कर रहा है। सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो उसके हिप फ्लेक्सर, नी फ्लेक्शन, नी एक्सटेंसर, हिप एक्सटेंसर की ज्यादा स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना है। ठीक, स्ट्रोक वाला है तो उसके लिए चप्पल रख के, स्लीपर्स रख के उसको मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू, आई जस्ट वांट टू ऐड अ critical thinking वाला point in your mind. I hope I am successful. I don't know that you guys better know about that. लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, you can still put message to me, message in the group, in your physio quad वाला जो ग्रुप है। ठीक है, so this is all about my PPT. मैं जो PPT भेजूंगा वो बहुत बड़ी है, उसमें कोई भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना हो, so you can ask me anytime. Thank you everyone for joining. कल मिलते हैं। कल किसका सेशन है? प्रियांशी मैम का सेशन है, I guess, है ना? So let's meet you tomorrow. ठीक है, we'll share the recording as well. Thank you everyone. Thank you, sir. सर Thank you, sir. Thank you, sir.